हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड। आज का अपना टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये है चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। जेनेटिक मटेरियल की सर्च को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। इसको समझते हैं सबसे पहले। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स तो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा मेंडल के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थे, क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो सारे के सारे क्रॉस ये डिफाइन करते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। या ऐसा बोल सकते हो आप कि अपने किसी भी पर्टिकुलर जो भी चाइल्ड होता है उसके माता पिता से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा ही तो होता है। इन केस जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर नहीं होते, तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती। हम जानते हैं जो डॉग है, डॉग का चाइल्ड हमेशा डॉग होता है। ह्यूमन के ऑफ स्प्रिंग या ह्यूमन का चाइल्ड हमेशा ह्यूमन होता है। ये किस वजह से है? इसका रीजन ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा केमिकल है या ऐसा कोई मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, और जब वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है तो वो कंप्लीट जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेस होने को या उनके डेवलपमेंट होने को कंट्रोल करता है। तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ये तो हो गया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक केमिकल कंपोनेंट है। केमिकल कंपोनेंट जब एक सेल की स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर केमिकल कंपोनेंट में प्रोटीन भी हो सकता है, केमिकल कंपोनेंट में शुगर भी हो सकता है, केमिकल कंपोनेंट में फैट भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इतने सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें से कोई एक ऐसा केमिकल होगा जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और एज इट इज ट्रांसफर होता है। माइनर म्यूटेशन हो सकते हैं। उस कैरेक्टर को, उस कंपोनेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारे पास टोटल 5 केमिकल्स हैं, 5 में से कौन सा केमिकल पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसको हम नाम देंगे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक्स जब स्टार्ट हुई थी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल का पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट सबने सुना होगा कि एक टोल पी प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ के साथ करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टोल देखने को मिलते हैं। फिर मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने को कंट्रोल करते हैं। बस मेंडल ने एक नाम बताया था, फैक्टर। मेंडल को ये नहीं पता था कि एक्चुअली में ये फैक्टर क्या होता है। फिर आए वोल्टर सटन एंड थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने मेंडल के रूल्स को मिला के एक कंक्लूजन निकाला कि जो केमिकल होता है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और सेल के न्यूक्लियस में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं क्रोमोजोम। वो क्रोमोजोम के अंदर या क्रोमोजोम के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। या ऐसा बोल सकते हो कि जो फैक्टर जब बहुत सारे मिलते हैं तो एक क्रोमोजोम बनता है। ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम फैक्टर के लिए एज ए कैरिंग फैक्टर वर्क करते हैं। क्रोमोजोम पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, तो क्रोमोजोम के अंदर फैक्टर अवेलेबल है तो वो फैक्टर भी ट्रांसफर होगा। फैक्टर को बाद में जीन नाम दिया था। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग इस फैक्टर को बाद में जीन बोला गया। इसका मतलब ये जो जीन होता है ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है या किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने को कंट्रोल करता है। तो स्टार्टिंग में नॉर्मल सी थ्योरी थी। ये पता चल गया था कि जो पर्टिकुलर जो भी कंपोनेंट पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसको पहले फैक्टर नाम दिया, उसके बाद उसको जीन नाम दिया। और ये जो जीन होते हैं ये क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं। बट अभी भी ये क्लियर नहीं था कि ये जीन किससे मिलके बनते हैं, जीन के अंदर क्या होता है। तो हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं।
इसको समझने के लिए टोटल 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। उसमें से जो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट नहीं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जो बैक्टीरिया की स्टडी करते थे, बैक्टीरिया की ग्रोथ का एनालिसिस करते थे, उनका नाम है ग्रिफिथ, आप शॉर्ट में याद रखना ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ क्या कर रहे थे, वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उनको बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करना, बैक्टीरिया के कल्चर को देखना लेबोरेटरी में बहुत अच्छा लगता था। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया चूज किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसको आप न्यूमोकोकस बैक्टीरिया भी बोल सकते हो। बैक्टीरिया का नाम याद रखना। ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया यूज हुआ है वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, या इसको आप न्यूमोकोकस भी बोल सकते हो। ये क्या करता है, ये न्यूमोनिया डिजीज कोज करता है। ये एक पैरासाइट है जो ह्यूमन एंड अदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूमोनिया डिजीज कोज करता है, मैमल्स में न्यूमोनिया डिजीज कोज करता है। न्यूमोनिया की वजह से टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो फाइनली जिस भी ऑर्गेनिज्म में न्यूमोनिया डिजीज हुआ है उसकी डेथ हो जाती है। ये जो बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, इसके 2 टाइप के स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है वो 2 टाइप के है। स्ट्रेन वर्ड हमने यूज किया, स्ट्रेन वर्ड जस्ट ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये विजिबल हो जाए। नॉर्मली नेक्ड आई से बैक्टीरिया विजिबल नहीं होते, तो बैक्टीरिया की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, तो बैक्टीरिया को कलराइज किया जाता है। तो कलराइज करने के बाद न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है उसको कलराइज करने के बाद हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक उसमें होता है जो ए वाला स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, इसका नाम है एस स्ट्रेन। ये हो गया एस स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन को समझते हैं। एक हो गया एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन भी बोलते हैं। वायरुलेंट क्या होता है, जो डिजीज कोज करता है, विच पोजेज ए कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज। इसको एस क्यों बोलेंगे, यहाँ पे एस का मतलब है स्मूथ। तो जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल के आउटर साइड में कवरिंग प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की। तो इन केस एक बैक्टीरिया है जिसके आउटर साइड में स्मूथ म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट है और वो भी स्मूथ कवरिंग है, तो इसको बोल देंगे एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया। ये बाहर से देखने पर तो स्मूथ दिखता है, बट इसकी जो कवरिंग होती है इसी वजह से इस पे एंटीबायोटिक या जो बॉडी की सेल्स है अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकती, तो फाइनली ये डिजीज कोज करता है। तो एस स्ट्रेन एक तो चूज किया जिसका आउटर कवरिंग स्मूथ थी, इसको वायरुलेंट स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसके पास एबिलिटी होती है निमोनिया डिजीज कोज करने की। दूसरा वाला जो स्ट्रेन था वो था आर स्ट्रेन, इसको रफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। रफ इसलिए बोलेंगे बिकॉज इसकी जो आउटर कवरिंग है उसमें म्यूसिलेज एब्सेंट है, तो ये रफ कवरिंग होती है, इर्रेगुलर कॉलोनी होती है, इस बैक्टीरिया की इर्रेगुलर कॉलोनी होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक आर स्ट्रेन है जो रफ है, उसकी आउटर कवरिंग देखो ऐसे रफ दिखा रखी है, ये रफ दिखा रखी है। दूसरा वाला एस स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसको एस स्ट्रेन। ग्रिफिथ ने टोटल 2 स्ट्रेन को यूज किया था, उसमें से एक स्ट्रेन था आर, दूसरा था एस। आर स्ट्रेन जो होता है वो रफ स्ट्रेन होता है, इट मीन्स उसके आउटर साइड में म्यूसिलेज की कवरिंग एब्सेंट है, तो इस वजह से ये एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट नहीं होगा, ये डिजीज कोज नहीं करेगा। जो रेसिस्टेंट नहीं है वो डिजीज कोज नहीं करेगा, बट जो एस स्ट्रेन होता है उसमें म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ये एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट होता है, जो एंटीबॉडीज होती है वो भी उस पर इफेक्ट शो नहीं कर सकती, तो फाइनली ये डिजीज कोज करता है। तो आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, एस स्ट्रेन वायरुलेंट। स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट में एक तो बैक्टीरिया हमें यूज करना है, बैक्टीरिया के अलावा हमें यूज करना है एक माउस, जिसको आप रैट बोल सकते हो, माइस बोल दो, रैट बोल दो या माउस बोल दो, सारे के सारे सेम ही होते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक सीरीज लेनी है, इस सीरीज के अंदर एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लोड करना है और फिर ये बैक्टीरिया माइस के अंदर इंजेक्ट कर देना। एस स्ट्रेन स्मूथ वाला स्ट्रेन है जो वायरुलेंट होता है, डिजीज कोज करेगा, तो फाइनली ये जो माइस है इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब हमें आर स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन है, नॉन वायरुलेंट है, इसको सीरीज में लोड करना है और फाइनली इसको इंजेक्ट कर देना है माइस के अंदर, जो नया माइस है जिसकी डेथ नहीं हुई है उस पर।
तो ये अभी भी लिविंग है, अभी भी जिंदा है, बिकॉज आर स्ट्रेन डिजीज कोज नहीं करता। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो एस स्ट्रेन आपका है उस एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को कंटिन्यूस हीट सोक देना है, उसको हीट किल्ड कर देना, कंटिन्यूस उसको हीट देके उसको मार देना। उससे क्या होगा, ये अभी लिविंग नहीं है, तो जब इस बैक्टीरिया को जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इसको हम माइस में इंजेक्ट करते हैं, तो नॉन लिविंग पार्टिकल को माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया में रिप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो माइस के सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो फाइनली ये जो माइस है अभी भी जिंदा है, अभी भी लिविंग है। फाइनल फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, एस स्ट्रेन को तो हीट किल्ड करना ही है, बट जो सीरीज जिस सीरीज में अब लोडिंग करेंगे, बैक्टीरिया की लोडिंग करेंगे, उसके अंदर आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया भी है जो नॉन वायरुलेंट होते हैं, और एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया भी है, बट जो एस स्ट्रेन वाले हैं ये सारे के सारे हीट किल्ड है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो अब दोनों को मिक्सअप करके जब हम माइस में इंजेक्ट करते हैं, हमने क्या ग्रिफिथ ने जब माइस में इंजेक्ट किया तो फाइनली रिजल्ट ये हुआ, इस माइस की डेथ हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया था तो फिर डेथ कैसे हो गई। डेथ होने का रीजन तो पता है कि जब भी न्यूमोनिया होगा तो डेथ हो जाएगी। इसका मतलब आपका जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे हुआ, जिस माइस की डेथ हुई थी इसकी सेल को जब बाहर निकाला और उसके अंदर डीएनए को देखा तो उसमें एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट था, उसमें एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया प्रेजेंट था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ लिविंग आर स्ट्रेन को ट्रांसफर किया था तो उसमें जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा, आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेगा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेगा। जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करेगा। जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, जो हमने एस स्ट्रेन हीट किल ट्रांसफर किया था इसका अभी भी जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल है डेड बट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इसका मतलब उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, उसको आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया यूज कर लेगा। तो फाइनली जब न्यू कॉपीज बनेगी उसके अंदर आर स्ट्रेन का डीएनए भी है और एस स्ट्रेन का डीएनए भी है। एस स्ट्रेन का डीएनए आ गया, इसका मतलब एस स्ट्रेन वाला लिविंग हो गया, तो ये डिजीज कोज करेगा, फाइनली माइस की डेथ हो जाएगी। तो यही हुआ था। फाइनली जब हमने फोर्थ स्टेप परफॉर्म किया, ग्रिफिथ ने जब फोर्थ स्टेप किया था, आर स्ट्रेन के साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ट्रांसफर किया, तो रिजल्ट ये निकला कि जो माइस है उसकी डेथ हो गई। एस ऑलरेडी हीट किल्ड है फिर भी माइस की डेथ हो गई, और जब माइस की सेल को बाहर निकाल के उसके अंदर मटेरियल देखा तो उसके अंदर एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंजेक्टेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन अलोंग विथ लिविंग आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, उसको आर स्ट्रेन के साथ जब हम इंजेक्ट करेंगे, सम माइस सफर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया एंड डेड, उसमें न्यूमोनिया हो जाएगा, उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी। लिविंग एस स्ट्रेन सेल फाउंड इन द बॉडी ऑफ डेड माइस, और जब हम माइस के सेल को बाहर निकाल के उनकी स्टडी करते हैं तो पता चलता है उसके अंदर लिविंग एस स्ट्रेन की सेल प्रेजेंट है। तो लिविंग कहाँ से आ गया, तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। लिविंग जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन में जब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल हीट किल्ड एस स्ट्रेन का यूज करेगा। तो फाइनली जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के टाइम पे वो दूसरा मटेरियल भी यूज कर लेता है, बिकॉज उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और जो माइस की डेथ हुई थी उसके अंदर आर स्ट्रेन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है स्टार्टिंग में आर लिविंग का, वो फिर फाइनली एस लिविंग में चेंज हो जाता है। एस हमने हीट किल्ड यूज किया था बट फिर भी एस लिविंग हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रेन दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट अभी भी ध्यान रखना, अभी भी जस्ट हमें इतना पता चला है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसको हीट किल्ड कर दे, बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दे, फिर भी जेनेटिक मटेरियल डिग्रेड नहीं होता, वो अभी भी प्रेजेंट होता है। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है
कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी केमिकल नेचर क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो ओनली इतना एक्सप्लेन करता है कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है एसिस्टेन, वो जब आर स्टेन के साथ इंजेक्ट किया जाता है तो आर स्टेन का एसिस्टेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट ध्यान रखना अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर क्या है। तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर से एक सेकंड एक्सपेरिमेंट आया था, जो एक्सपेरिमेंट जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर, या ऐसा बोल सकते हो किस टाइप का केमिकल है, केमिकल शुगर है, लिपिड है, प्रोटीन है, फैट है, डीएनए है, क्या है, उसकी केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। टोटल 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, ओसवाल्ड एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इनके नाम याद रखना। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, और इनके अकॉर्डिंग देखो शुगर होती है, शुगर जब हमने ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को देखा था उसके अंदर शुगर नहीं थी, उसके अंदर या तो प्रोटीन था या डीएनए था या आरएनए था। इसका मतलब इनमें से कोई एक जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस रूल को भी समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट वैसे ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप कैसे है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था आर स्ट्रेन लिविंग के साथ, जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ट्रांसफर किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये एक्सप्लेन किया कि हम कौन सी कंडीशन में इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप कैसे किया जाएगा, जो मटेरियल चेंज होता है उस मटेरियल को डिग्रेड कर दें। तो इनका ये अजम्पशन था कि वो मटेरियल या तो प्रोटीन हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए from the heat killed S strain to see which one could transform live R cell into S cell। तो इन्होंने जब माइस की सेल को बाहर निकाला, उसकी रिसर्च की, तो पता चला उसके अंदर प्रोटीन भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। बट अभी भी कंफर्म नहीं था कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंट था उसकी बायोकेमिकल नेचर को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको टोटल 3 टाइप के एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। एक एंजाइम होता है प्रोटीजेज, दूसरा होता है आरएनएज, तीसरा होता है डीएनएज। एक वर्ड है डीएनएस। डीएनएज और डीएनएस ये डिफरेंट टर्म है, एनसीईआरटी में बता रखा है। जो डीएनएज है ये एक एंजाइम है, और डीएनए के आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ड है, ये मोर देन जब 1 डीएनए होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो 3 है ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीजेज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, या ऐसा बोल सकते हो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो इसका मतलब यदि प्रोटीन आगे ट्रांसफर होगा और हम उस मीडियम में प्रोटीजेज एंजाइम यूज कर ले तो प्रोटीन तो डिग्रेड हो गया, तो प्रोटीन आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। आरएनए क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है। तो आरएनए यूज कर देंगे तो आरएनए आगे ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज जो आरएनए प्रेजेंट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। डीएनए को यूज करेंगे तो डीएनए आगे ट्रांसफर नहीं होगा, डीएनए का डिग्रेडेशन हो गया। तो एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक हमारे पास हीट किल्ड एस सेल, वही जो सेल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। किसकी सेल, जो सेल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। बट सेल किसकी, सेल है हमारे पास माइस की सेल, जिस माइस की डेथ हो गई थी, जिसके अंदर हमने हीट किल्ड एस सेल और लिविंग आर सेल को इंजेक्ट किया था, उसकी डेथ हो गई थी। वो उस सेल को बाहर निकालना। सेल को बाहर निकालते ही सेल से सबसे पहले हम लिपिड और शुगर को अलग करेंगे। रिमूव लिपिड एंड शुगर फ्रॉम ए सॉल्यूशन हीट किल्ड एस सेल, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए रिमेन। तो जैसे ही हम लिपिड और शुगर को बाहर निकालेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे, लाइपेज एंजाइम यूज करेंगे, वो लिपिड को डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देगा। शुगर के लिए हम माल्टेज यूज कर सकते हैं, सुक्रेज यूज कर सकते हैं। शुगर को डाइजेस्ट करने वाले जैसे ही एंजाइम यूज करेंगे, शुगर और लिपिड अलग हो जाएगी। अब जो केमिकल्स बचे हैं उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर डीएनए भी है और उसके अंदर आरएनए भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर हम डालते हैं प्रोटीजेज एंजाइम। जैसे ही इसमें प्रोटीजेज एंजाइम डालते हैं तो प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन हो जाता है। बट अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
जिस मीडियम में हमने माइस लिया था उसके अंदर हमने इंजेक्ट किए थे बैक्टीरियाज, तो उस माइस में जब हम बैक्टीरियाज इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्शन के टाइम पे हम उसमें प्रोटीजेज एंजाइम भी डाल देते हैं, वो एंजाइम डाल देते हैं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन वो केमिकल नहीं है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज हमने एंजाइम यूज करके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया था। तो एज सेल अपीयर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? एज सेल अभी भी मिल रही है, लिविंग सेल एज सेल अभी भी मिल रही है। सेम जब हम उस प्रोसेस में आरएनएज एंजाइम डाल देते हैं, आरएनएज एंजाइम डालने का मतलब है सारा का सारा आरएनए डिग्रेड हो गया, प्रोटीन ऑलरेडी डिग्रेड हो गया, आरएनएज डालेंगे तो आरएनए भी डिग्रेड हो गया, आरएनए भी प्रेजेंट नहीं है, तो अभी भी जब रिजल्ट देखते हैं तो पता चलता है एस सेल अपीयर, अभी भी एस सेल अपीयर हो रही है। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी भी हो रहा है। ध्यान रखना, हमें ये चेक करना है कि किस किस एंजाइम का यूज करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जिसका यूज करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहा, और जिस भी पर्टिकुलर केमिकल का यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम का यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, जैसे ही प्रोटीन के लिए एंजाइम प्रोटीजेज डाला, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू है, एस सेल देखने को मिलती है, आरएनए डाला, अभी भी कंटिन्यू है, एस सेल देखने को मिलती है। बट जैसे ही इसके अंदर डीएनए डालते हैं, नो डीएनए, डीएनए का मतलब डीएनए रिमूव हो गया, डीएनए रिमूव हो गया, डिग्रेड हो गया, तो ये देखो नो एस सेल प्रेजेंट, सारी की सारी आर सेल है। तो जो डीएनए आर सेल रेप्लिकेशन के टाइम पे एस सेल वाले हीट किल्ड डीएनए को यूज कर रही थी, उस डीएनए को भी हमने डिग्रेड कर दिया। अब डीएनए डिग्रेड हो गया तो आगे देखा रिजल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है, जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या है? वो डीएनए है। अभी भी ध्यान रखना, जस्ट इतना क्लियर हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जब एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी डीएनए एंजाइम डाल देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो अभी भी सारे के सारे जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे सेटिस्फाई नहीं थे, कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। तो 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। एक से हमें पता चला कि जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता है, बट किसका होता है ये नहीं पता चला। बायोकेमिकल को एक्सप्लेन करने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, एंजाइम्स ऐड करके एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने जब परफॉर्म किया तो रिजल्ट ये निकला कि डीएनए एंजाइम यूज करने से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने तो ये बता दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, बट जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसे बता दिया? इन्होंने तो ये देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इससे ये जरूर क्लियर हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म होने वाला मटेरियल डीएनए नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, ये अभी भी कंफर्म नहीं था। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए, या कौन सा जेनेटिक मटेरियल है उसको कंफर्म करने के लिए जो थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है वो अपना एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इसको समझते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो अल्फ्रेड हर्शे, दूसरे मार्था चेज। इन्होंने 1952 में ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझते हैं। इन्होंने क्या क्या यूज किया? एक तो वायरस यूज किया जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियल सेल यूज की, वो बैक्टीरियल सेल थी ई कोलाई। तो होता क्या है, एक पेट्री डिश में जब हम बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोफेज ऐसा दिखता है, ऐसा 11वीं क्लास में आपका डायग्राम था, इस तरीके से दिखता है। ये हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस, ये हो गया बैक्टीरिया ई कोलाई। जब हम ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज को एक साथ ग्रो करवाते हैं तो होता क्या है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये क्या करता है, ये जब बैक्टीरिया से बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा, तो ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा। जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन में डिजीज कोज करता है, वैसे ही जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया में डिजीज कोज करता है। तो जैसे ही हम एक पर्टिकुलर मीडियम में जहाँ पे ई कोलाई ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज को ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो ई कोलाई है उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है, वो आगे ग्रोथ नहीं करते। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जो ई कोलाई में चला जाता है, बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई में चला जाता है और ई कोलाई में आगे डिजीज कोज करता है। और फाइनली जब हम ई कोलाई को देखते हैं आफ्टर अफेक्शन,
हम ई कोलाई को देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई में जा रहा है और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना रहा है। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज कैसे बनेंगे, जब बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए उसके अंदर पर्टिकुलर मटेरियल प्रेजेंट होगा। जैसे ह्यूमन से ह्यूमन बनते हैं, कैसे बनते हैं, गैमीट ट्रांसफर होते हैं, बट गैमीट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर ये एबिलिटी है जो न्यू ह्यूमन को डेवलप कर सकता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। फ्यूजन के टाइम गैमीट तो सिंगल सेल्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को डेवलप कर देती है, उसी को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये वायरस कुछ ना कुछ बैक्टीरिया में ऐसा ट्रांसफर कर रहा है जो नए वायरस बना देते हैं, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इसको कंफर्म करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक तो ई कोलाई यूज हुआ, दूसरा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरियम एंड जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में एंटर कर देता है। बट जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, इसको देखते हैं। The bacterial cell treat the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more virus protein। तो जैसे ही जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की सेल को कंट्रोल करता है और कंटिन्यूस वायरस बनाता है। तो उस सेल को आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ वायरस भी बोल सकते हो, बिकॉज वो कंटिन्यूस वायरस की ग्रोथ कर रही है। अब सेल अपना काम नहीं कर रही, वायरस बना रही है, तो सेल के जो वर्क होते हैं वो नहीं होंगे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ओके, एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है। एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा मटेरियल ट्रांसफर हुआ है या कौन सा नहीं है, इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिव केमिकल्स यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव भी हम आइसोटोप यूज करेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे केमिस्ट्री में बताया जाता है आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होती है बट मोलिकुलर वेट डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होती है बट मोलिकुलर वेट डिफरेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम 2 आइसोटोप यूज करेंगे वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कैसे, ऐसे केमिकल जो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में या एक्सरे की प्रेजेंस में लाइट एमिट करते हैं या कोई भी जो रेज होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो साइन करते हैं। ऐसा समझ सकते हो, ये केमिकल्स साइन करते हैं। साइनिंग की वजह से क्या होता है, जब एक्सरे फिल्म में कोई भी केमिकल साइनिंग करता है, कोई भी एलिमेंट साइनिंग करता है, तो उसकी पिक्चर ड्रॉ हो जाती है। जैसे एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो एक्सरे का जो पेपर होता है स्टार्टिंग में प्लेन होता है, बट जैसे ही एक्सरे मशीन के सामने आपको खड़ा करते हैं, उसके बाद आपका एक्सरे करते हैं, तो फाइनली उस पेपर में आपकी बोन की स्ट्रक्चर आ जाती है। वो कैसे आती है, वो सारा का सारा रेडियो एक्टिविटी का कमाल है। एक्सरे की प्रेजेंस में जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सारे के सारे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि उस बैक्टीरिया के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल गया है, कौन सा नहीं गया। तो कौन कौन से हमें 2 एलिमेंट यूज करने हैं। एक एलिमेंट हम यूज करेंगे फॉस्फोरस, दूसरा सल्फर। वो कैसे, बिकॉज डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है। तो फॉस्फोरस डीएनए में होता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड में सल्फर होता है। सल्फर हम प्रोटीन के लिए यूज करेंगे, फॉस्फोरस हम डीएनए के लिए यूज करेंगे। बट हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करना है। तो नॉर्मल जो फॉस्फोरस होता है उसका मोलिकुलर वेट 30 होता है, सल्फर का 32 होता है। यहाँ पे हमें आइसोटोप यूज करना है, तो आइसोटोप हैवी वाले आइसोटोप होंगे। फॉस्फोरस 30 की जगह हम फॉस्फोरस 32 यूज करेंगे, S32 की जगह S35 यूज करेंगे। फिर से आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है कि डीएनए में P32 होगा या S35 होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, आपको क्या याद रखना है, बस एक बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। बेसिक क्या है, डीएनए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इसका मतलब डीएनए में फॉस्फेट होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है। तो हम फॉस्फोरस P32 डीएनए के लिए यूज करेंगे। अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, अमीनो एसिड में सल्फर होता है, तो सल्फर वाला हम प्रोटीन के लिए यूज करेंगे। ये दोनों हम यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 और रेडियो एक्टिव सल्फर S35। इन केस डीएनए प्रोटीन और आरएनए में इस टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो डिटेक्ट को आगे देखते हैं किस तरीके से डिटेक्ट होगा। किस तरीके से हम वायरस के डीएनए या वायरस के प्रोटीन में फॉस्फोरस या जो सल्फर होता है उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं।
ध्यान रखना जो वायरस है, ये वायरस ऐसा होता है, तो इसके जो आउटर कवरिंग है जो मैंने येलो कलर से बना रखी है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। और एक दूसरा कलर भी यूज कर लेते हैं, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये डीएनए है। वायरस की स्ट्रक्चर सिंपल सी होती है, उसमें एक आउटर साइड में प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है जिसको कैप्सिड बोल देते हैं। तो प्रोटीन यहाँ पे है, प्रोटीन में हमें यूज करना है क्या, प्रोटीन में हमें कैसे ना कैसे, प्रोटीन में सल्फर होता है, अमीनो एसिड में सल्फर होता है, तो H35 एंटर करवाना है। डीएनए में फॉस्फेट होता है, इसमें P32 एंटर करवाना है। एंटर कैसे करेंगे, वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए कंटेंट फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। तो जब हम इस वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो करेंगे जहां पे P32 प्रेजेंट है, तो जितना भी P32 है सारा का सारा डीएनए में चला जाएगा, बिकॉज वायरस रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन के टाइम पे उसको नया फॉस्फोरस चाहिए, नया फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, मीडियम से मिलेगा, मीडियम से उसको फॉस्फोरस मिलेगा तो वो उसके अंदर चला जाएगा। तो जितना भी डीएनए है उसके अंदर P32 चला गया। अब हमारे लिए डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा, एक्सरे में उसको लेके जाएंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा कहाँ पे डीएनए, कहाँ पे डीएनए नहीं है, वो सारा डिटेक्ट हो जाएगा। सेम हम इसको H35 मीडियम में ग्रो करेंगे तो H35 प्रोटीन में होता है, H35 प्रोटीन में चला जाएगा। तो हमारे पास प्रोटीन भी है, डीएनए भी है। प्रोटीन स्पेशल है जिसके अंदर H35 है, डीएनए भी स्पेशल वाला है जिसमें P35 है। हमने स्पेशल आइसोटोप को इनके अंदर एंटर किया है। एंटर कैसे करेंगे, कंटिन्यूस ग्रो करके। एंटर करने से फायदा ये होगा कि इजीली हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, रेडियोएक्टिव फेजेज वर अलाउड टू अटैच टू द बैक्टीरिया। फिर ये जो रेडियो एक्टिव जो भी वायरस हो गया, वायरस सारा रेडियो एक्टिव हो गया, इसको हम बैक्टीरिया के साथ ट्रांसफर कर देते हैं। तो इधर देखना, इस डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। इस डायग्राम के अंदर बता रखा है, इसके अंदर देखो ये बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी की पिक्चर है, इसी को हम इसके थ्रू समझते हैं। ए वाला ये भी बैक्टीरियोफेज, बी वाला भी बैक्टीरियोफेज, बस डिफरेंस क्या है, ए वाले में आउटर रेड कवरिंग है, आउटर रेड कवरिंग है, रेड कवरिंग शो करती है इसके अंदर H35%। तो प्रोटीन कैप्सूल में H35% है। यहां पे देखो रेड किस में है, यहां पर रेड है इसके बैक्टीरिया के कैप्सिड के इनसाइड में, इसमें P32% है। तो जो डिटेक्ट हो रहा है, डिटेक्ट क्या हो रहा है, रेड वाला, रेड वाले क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये डिटेक्ट होते हैं। तो ये रेड एक तो हमने यूज किया था बैक्टीरिया को कंटिन्यूस ग्रो, नहीं बैक्टीरियोफेज को कंटिन्यूस ग्रो किया था H35 मीडियम में। एक तो H35 मीडियम में ग्रो करने से प्रोटीन के अंदर H35 चला गया। दूसरे केस में हमने इसको ग्रो किया P32 में, तो P32 डीएनए में चला गया। तो एक टाइप के वायरस ऐसे हैं जिनको हमने ए टाइप के बोला है, उनकी आउटर कवरिंग रेड है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरे वाले जिसको हमने बी बोला है, उसके अंदर डीएनए में रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इसको भी दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इससे होगा क्या, इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियोफेज की आदत है, ये बैक्टीरिया की सरफेस से जाके अटैच होंगे और बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देंगे। जेनेटिक मटेरियल है क्या अभी भी कंफर्म नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करके वो बैक्टीरिया की मशीनरी को कंट्रोल करेंगे और कंटिन्यूस वायरस बनाएंगे। तो ये देखो ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग से क्या होता है, ब्लेंडिंग से ये होगा कि जो मटेरियल ट्रांसफर होना था वो तो हो गया, जो बाहर बचा है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया जो ट्रांसफर हो गया वो अलग हो गया, इनके बीच में सेपरेशन हो गया, ब्लेंडिंग हो गई। फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप ब्लेंडिंग, थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, IBC, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सीक्वेंस याद रखना। फाइनल स्टेप में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन को समझना, एक मशीन होती है, जैसे जो कर्ड होता है, कर्ड को बटर मिल्क में कन्वर्ट करने की जो मशीन होती है, उसके जैसा सिमिलर एक प्रोसेस, एक मशीन होती है जिसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती है। ट्यूब में हम कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी डीएनए डाल देते हैं, तो बैक्टीरिया और डीएनए वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट हो जाता है इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर एक लेवल पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने का मतलब है वो डीएनए या प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास थी, टेस्ट ट्यूब को जब देखा तो पता चला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा, बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा फर्स्ट केस में। और फर्स्ट केस में याद करो, फर्स्ट केस में डिटेक्ट होने के लिए क्या था, प्रोटीन कोट, बिकॉज प्रोटीन कोट ए टाइप के बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन कोट रेडियो लेवल था, ये डिटेक्ट होना चाहिए। ये डिटेक्ट कहाँ पे हुआ, सुप्रीन एंटेंट में।
तो ये होगी टेस्ट ट्यूब। इसमें बैक्टीरिया का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा और जो वायरस है उसका मोलिकुलर वेट कम होगा, तो नीचे बैक्टीरिया चला जाएगा, ऊपर होगा, उसको सुप्रिनेंटेंट बोलते हैं, अपर वाले पार्ट को सुप्रिनेंटेंट बोलते हैं। सुप्रिनेंटेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल डिटेक्ट हो रहा है, और डिटेक्ट कौन सा हो रहा है? एक केस में एक डिटेक्ट हो सकता है, प्रोटीन डिटेक्ट हो सकता है। यहाँ पे प्रोटीन डिटेक्ट हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, बैक्टीरिया से बाहर डिटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं होता। सेकंड, बी वाले केस में जब देखते हैं, तो बी वाले केस में याद रखना, हमने डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था P32 के साथ, डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था P32 के साथ। तो डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था, इसका मतलब डीएनए डिटेक्ट होगा। तो जब देखा डीएनए डिटेक्ट हो रहा है लोअर पार्ट में मोलिकुलर वेट बैक्टीरिया का ज्यादा था, बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्ट हो रहा है। सुप्रिनेंटेंट में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। सुप्रिनेंटेंट यहाँ पे क्या था? सुप्रिनेंटेंट में यहाँ पे फिर से प्रोटीन वाले पार्ट से ये डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम दो एक्सपेरिमेंट एक साथ करते हैं इसके अंदर। एक तो ए टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं, दूसरे बी टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं। एक्चुअली हमने नहीं किया एक्सपेरिमेंट किया है हर्शे एंड चेज ने। तो ए टाइप के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, उनको हमने S35 मीडियम में ग्रो किया है, तो उनकी जो प्रोटीन कोट है वो डिटेक्ट होगी, वो रेडियो लेबल्ड है, और जो रेडियो लेबल्ड होता है वो डिटेक्ट होता है। बी टाइप को हमने P32 में ग्रो किया है। P32 में ग्रो करने से फायदा क्या हुआ? ये रेडियो लेबल्ड हो गया, बट P32 डीएनए में चला जाएगा, तो यहाँ पे डीएनए रेडियो लेबल्ड हो गया। ए वाले को जब हम बैक्टीरिया के साथ अटैच करते हैं, देन ब्लेंडिंग करवाते हैं, देन फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, तो रेडियो लेबल्ड प्रोटीन था, वो प्रोटीन सुप्रिनेंटेंट में डिटेक्ट हो रहा है, वो प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब प्रोटीन कभी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता, अंदर जो जाता है उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए अंदर चला जाता है। ये देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में डीएनए अंदर चला गया, बिकॉज डिटेक्ट क्या होना चाहिए था? डीएनए होना चाहिए था। हमने डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था, तो डीएनए चला गया, इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सेम एक्सपेरिमेंट जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस के साथ करते हैं, तो आरएनए डिटेक्ट होता है। तो याद रखना हम रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे डिटेक्ट करके ये देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांसफर होता है, कौन सा ट्रांसफर नहीं होता। तो फाइनली हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद ये क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरिया के अंदर गया था, जो डिटेक्ट हो रहा था, वो डीएनए है। सेकंड जो बी वाले वायरस है उनमें डीएनए रेडियो लेबल था, वो डीएनए है। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल गया कि जो डीएनए होता है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो याद रखना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लस जब आरएनए के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आरएनए भी डिटेक्ट होता है, तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर ओनली डीएनए डिटेक्ट होता है, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। जिसके अंदर हमने प्रोटीन कोड को रेडियो लेबल किया था, वो प्रोटीन कोड बैक्टीरिया के अंदर नहीं दिखता, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। तो वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं जाता, डीएनए जाता है, तो डीएनए हो गया जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो अब कंक्लूजन निकल गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डीएनए की एज ए जेनेटिक मटेरियल सर्च करने के लिए 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट हुए थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो केवल इतना शो करता है कि जब हमने डेड हीट किल्ड एस के साथ लिविंग आर को ट्रांसफर किया था, तो फाइनल माइस की डेथ हो जाती है, और माइस के अंदर जब देखते हैं तो वहां पे हीट किल्ड एसिस्टेंट डाला था बट लिविंग एसिस्टेंट मिलता है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बट ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ वो क्लियर नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट, वो ओनली ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, वो ये शो नहीं करता कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ था एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी। इन्होंने केवल इतना बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जब डीएनए एंजाइम डालते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू नहीं रहता, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म कौन हो रहा है? डीएनए हो रहा है। बट अभी भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे सिलेबस में ओनली प्रोटीन और डीएनए वाला दे रखा है, बिकॉज जो बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं उसमें ओनली प्रोटीन और डीएनए होता है, उसमें शुगर वगैरह नहीं होते, उसमें ओनली प्रोटीन और डीएनए होता है। ओके, तो प्रोटीन रेडियो लेबल हमने यूज किया, वो बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ, बट डीएनए रेडियो लेबल यूज किया तो वो बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्ट हो गया। इसका मतलब
जिस जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए है, डीएनए कंफर्म हो गया। तो अब हमें पता चल गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो अब हम इस जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब हम इस जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उससे पहले एक पॉइंट और समझ लो। पॉइंट ये है कि सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, सम वायरस लिखा हुआ है ऑप्शन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट ऑप्शन होता है ऑल वायरस, तो सारे के सारे स्टूडेंट उसको टिक कर देते हैं। ध्यान रखना ऑल वायरस नहीं होंगे, सम वायरस, कुछ वायरस ऐसे है, बिकॉज जो हमने बैक्टीरियोफेज यूज किया वो भी वायरस है, बट उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, एग्जाम्पल भी दे रखे, टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, ये वाला डायग्राम आपके 11th क्लास में था। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, एचआईवी जो एड्स डिजीज कोज करता है, उसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, अब देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है, ये कंफर्म हो गया है। बट डीएनए और आरएनए में से कौन सा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा अच्छा नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स है जो डीएनए को, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उसको टोटल 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन कौन से है? नंबर 1, उसके अंदर रेप्लिकेशन होना चाहिए, जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको अपने जैसा जेनेटिक मटेरियल बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो भी हमारे सिलेबस में है, उसका वीडियो भी कैंडल एजुकेशन चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप उसको देख सकते हो। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए। ये कैसे पता चला? देखो, जब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, बट फिर भी बैक्टीरिया लिविंग हो जाता है, बिकॉज उसका डीएनए फिर से जनरेट हो गया। तो इसका मतलब डीएनए कभी भी, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कभी भी डी जनरेट नहीं होता, तो वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। वायरस वाला इतना स्टेबल नहीं है, वायरस वाला इतना स्टेबल नहीं है, इसी वजह से तो हम कोरोना वायरस की वजह से इतना परेशान हो रहे हैं। कभी उसका अल्फा स्ट्रेन आता है, कभी बीटा स्ट्रेन आता है, कभी डेल्टा स्ट्रेन आता है। ओके, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, कुछ म्यूटेशन भी होने चाहिए। यदि ये म्यूटेशन नहीं होते तो आज सारे अर्थ पे मंकी होते, सारे बंदर होते, एक भी ह्यूमन नहीं होता। मंकी का जो जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, ये जो चेंज होते हैं इनको म्यूटेशन बोल देते हैं। और जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है तो ह्यूमन की या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है। बिकॉज याद करो, छोटी क्लासेज में आपके बता रखा है, ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए ह्यूमन बॉडी का मैप है, ह्यूमन बॉडी का मैप है। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है जो आगे जाके ह्यूमन बॉडी डेवलप करेगी। ये सिमिलर वैसा है जैसा जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तो इस बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, एक मैप बनवाते हैं। तो मैप के अंदर जो दे रखा है, वर्कर्स उस मैप के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाएंगे। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ह्यूमन बॉडी का मैप होता है, ह्यूमन बॉडी का मैप होता है, ह्यूमन बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। तो इस ब्लूप्रिंट में चेंज भी होने चाहिए। जब ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज होगा तभी आगे जाके स्ट्रक्चर चेंज होगी। इसी चेंज की वजह से इवोल्यूशन होता है, मंकी से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल में इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन भी होना चाहिए, बट थोड़े से म्यूटेशन होने चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो वायरस के जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। फोर्थ क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये मेंडेलियन करेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस भी होना चाहिए। मेंडेलियन करेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे कि हाफ पेरेंट्स में, हाफ मदर से आना चाहिए, हाफ फादर से आना चाहिए, दोनों कंबाइन होने चाहिए, मिक्सअप होना चाहिए और फिर फाइनली रिजल्ट निकलना चाहिए। तो ऑफ स्प्रिंग में मदर और फादर दोनों से हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल आना चाहिए, मेंडल के अकॉर्डिंग भी एक्सप्रेस होना चाहिए। ओके, और जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो अपना इफेक्ट शो करे, रिसेसिव जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो उसमें अपना इफेक्ट शो करे। ये सारे के सारे पॉइंट चैप्टर 5 से रिलेटेड है, वो भी वीडियो आपको जल्दी ही कैंडल एजुकेशन के चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा नहीं है। वैसे ऑलरेडी कंफर्म हो गया है, प्रोटीन तो नहीं है, एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया। डीएनए और आरएनए ये दोनों है, बट इनमें से अच्छा कौन सा है, अच्छा कौन सा है, डीएनए वर्सेस आरएनए की स्टडी करते हैं। बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। डीएनए और आरएनए उसमें बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर की आदत होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने का फायदा ये होता है कि दोनों में रेप्लिकेशन हो सकता है। किस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है वो सारा का सारा आपको
एक तो ट्रांसक्रिप्शन वाला वीडियो और एक रेप्लिकेशन वाला वीडियो उसमें देखने को मिलेगा। ओके, द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। अदर मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन, प्रोटीन कभी भी रेप्लिकेशन नहीं करता, बिकॉज प्रोटीन कहाँ से जनरेट होता है, आरएनए से। ये ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा हुआ, ट्रांसलेशन में प्रोटीन आरएनए से जनरेट होता है, तो प्रोटीन कभी भी रेप्लिकेशन नहीं करता, तो इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। डीएनए और आरएनए में भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तो ये कंपैरिजन बता रखा है। पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है उसको डीएनए और आरएनए पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में से कौन सा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और किस कंडीशन में अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए में एक मैच करवाना है। मैच कैसे करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। डीएनए इज ए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब स्टडी करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म की, तो मेनली 99% में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए बहुत कम में जेनेटिक मटेरियल है, मेनली कुछ वायरसेज में होता है। उसके रीजन क्या है, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। डीएनए इज ए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। इसका एक रीजन बताया कि डीएनए स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है, बट आरएनए इज हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल। डीएनए स्टेबिलिटी कैन बी क्लियरली एविडेंट इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए स्टेबल होता है या नहीं होता, इसको हमने हीट किल्ड करके ट्राई किया था। हीट किल्ड होने के बाद भी डीएनए फिर से जनरेट हो जाता है, इसका मतलब ये स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के पीछे क्या रीजन है, वो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। तो आगे वाले पॉइंट्स में स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, तो ध्यान रखना। जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए रेप्लिकेशन, दोनों में रेप्लिकेशन है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। सेकंड कंडीशन स्टेबल होना चाहिए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है, इसका मतलब डीएनए ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए बहुत कम जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए ज़्यादा म्यूटेशन वाले वायरसेस में होता है। डीएनए स्टेबल क्यों है, उसका रीजन भी समझ लेते हैं। डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, शुगर होते हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, शुगर का डिफरेंस है। डीएनए में होती है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो का मतलब राइबोज। डीएनए में शुगर है डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में शुगर है राइबोज, दोनों पेंटोज शुगर है। डिफरेंस क्या है, डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है उसके अंदर सेकंड जो कार्बन है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। जो सेकंड कार्बन है इस तरीके की शुगर होती है, इसमें कार्बन 1 2 3 4 और 5। जो सेकंड कार्बन है उसमें OH नहीं होता, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। जब OH ग्रुप नहीं होता तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो 2 OH ग्रुप absent in deoxyribonucleic sugar of nucleotide, it make DNA more stable। बट आरएनए में सेकंड पे OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट होने से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से ये इजीली डिग्रेडेबल हो सकता है। तो ध्यान रखना, डीएनए स्टेबल है बिकॉज उसकी शुगर डीऑक्सीराइबोज है जिसमें OH एब्सेंट है। आरएनए लेस स्टेबल है, उसमें शुगर राइबोज है जिसमें OH प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ये देख लो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड की वजह से डीएनए और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बट आरएनए ओनली सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएनए में एक तो OH भी नहीं है, इट मीन्स नहीं, आरएनए में OH है तो आरएनए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आरएनए एज ए कैटालिटिक एंजाइम वर्क करता है। आरएनए एज ए एंजाइम भी वर्क करता है, बट डीएनए कभी भी एज ए एंजाइम वर्क नहीं करता। एक रीजन और होता है डीएनए की स्टेबिलिटी का, डीएनए में थाइमिन होता है और थाइमिन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है बिकॉज इसके अंदर CH3 प्रेजेंट है। आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे, इस यूरेसिल में CH3 नहीं है, इसका मतलब इसका मोलिकुलर वेट कम है। तो केमिस्ट्री में आपको सर ने बताया होगा, ये जब मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मोलिकुलर वेट कम होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए लेस स्टेबल है। इसके पीछे 3 रीजन हो गए। डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है, डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज है जिसमें OH ग्रुप एब्सेंट है सेकंड कार्बन पे, उसकी वजह से ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता। आरएनए में OH ग्रुप प्रेजेंट है शुगर में, जिसकी वजह से ये रिएक्टिविटी शो करता है। तो आरएनए एज ए एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। ओके, राइबोजाइम एक एंजाइम है जो आरएनए वाला है। एक रीजन और हो गया, डीएनए में थाइमिन है जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो डीएनए स्टेबल हो जाएगा। आरएनए में यूरेसिल है जिसका मोलिकुलर वेट कम है तो आरएनए लेस स्टेबल हो जाएगा। डीएनए इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन रिक्वायर्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट हैज़ पावर ऑफ रिपेयरिंग।
अब देखो म्यूटेशन की कैपेसिटी भी इसमें प्रेजेंट है, स्लो म्यूटेशन, और अपने आप को रिपेयर भी कर सकता है। इसका मतलब डीएनए स्टार्टिंग के 3 रूल्स फॉलो कर रहा है, मेंडल के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस भी हो रहा है, सारे रूल फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेंट एट ए फास्टर रेट, इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बट और सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल होगा बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसी वजह से ओनली वायरस में प्रेजेंट होता है। आरएनए जीनोम हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है, जैसे वायरस उनका बहुत कम लाइफ स्पैन होता है 1 या 2 आवर्स का। डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस पॉइंट को याद रखना, सबसे लास्ट वाला पॉइंट। डीएनए सारे रूल्स को फॉलो करता है, तो डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अच्छा है, और जो आरएनए है उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, उसमें म्यूटेशन भी प्रेजेंट है, ये लेस स्टेबल होता है। ये क्या करता है, हमेशा कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर तो कर सकता है बट डीएनए ये जितना नहीं, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए अच्छा होता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेता है और प्रोटीन में ट्रांसफर कर देता है सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट जो डीएनए है वो स्टोरेज करने के लिए अच्छा होता है। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल गया, बोथ डीएनए एंड आरएनए इन्वॉल्व इन जेनेटिक एक्सप्रेशन बिकॉज आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। तो देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन। तो आरएनए इनका ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन का, तो आरएनए ट्रांसमिशन के लिए अच्छा है, और डीएनए रेप्लिकेशन करके स्टोर कर लेता है, डीएनए स्टोरेज के लिए अच्छा है। ओके, ये जो डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पे डिपेंड करता है। फिर आरएनए वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में कि आरएनए का फिर क्या रोल हो गया। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बट कुछ वायरस में, सम वायरस। सबसे पहले अर्थ पे वायरस आए थे, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आरएनए। There is no enough evidence to suggest that essential life process evolved around the RNA. Essential life process, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये आरएनए के अराउंड होती है या नहीं होती, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। बट जब मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं तो उसमें एंजाइम यूज करते हैं, आरएनए एज एंजाइम यूज होता है। इसका मतलब लाइफ प्रोसेसेस की जो भी एसेंशियल मैकेनिज्म है, जो भी एसेंशियल प्रोसेस है, उसमें से एक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आरएनए का रोल है। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इसका मतलब वहाँ भी आरएनए यूज हो रहा है, तो आरएनए का एक वर्क हो गया ट्रांसलेशन। एक स्प्लाइसिंग, एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता, ये पहले एचएनआरएनए से बनता है, एचएनआरएनए एमआरएनए में बन जाता है। एचएनआरएनए में एक्टिव और इनएक्टिव दोनों पार्ट्स होते हैं, उनको कट करके रिमूव कर देते हैं तो एमआरएनए बन जाता है। एचएनआरएनए एमआरएनए का भाई है बट बड़ा भाई है, जो इनएक्टिव है, छोटा वाला एक्टिव है। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये भी आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में मिलेगी। ओके, तो डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस में आरएनए यूज होता है। 3 लाइफ प्रोसेसेस आपको याद रखनी, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग। मेटाबॉलिज्म में एज ए एंजाइम, ट्रांसलेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, स्प्लाइसिंग में इंफॉर्मेशन को अच्छे प्रोटीन में डेवलप करने के लिए, बिकॉज इनएक्टिव से एक्टिव बनाना है। ओके, तो आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। आरएनए के 2 फंक्शन हो गए, एज ए जेनेटिक मटेरियल, एज ए कैटालिस्ट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम दैट आर कैटालाइज्ड बाय आरएनए कैटालिस्ट एंड नोट बाय द प्रोटीन एंजाइम। जो प्रोटीन एंजाइम के थ्रू यूज नहीं होती, आरएनए एज ए एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है राइबोजाइम। तो ये रिएक्शन भी ट्रांसलेशन में आपको देखने को मिलेगी। ओके, therefore DNA has evolved from RNA with chemically modification that made it more stable। फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है, सबसे पहले आरएनए आया था, डीएनए उसके बाद आया था, आरएनए से डीएनए बना है, आरएनए से डीएनए बना है, तो आरएनए के मॉडिफिकेशन से डीएनए बन गया, और जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए चाहिए, ट्रांसमिट करने के लिए और कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए आरएनए चाहिए। फाइनली ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आज हम इतना ही करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।